आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ लाइफ। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का डिस्कवरी कब हुआ, सेल का फंक्शन क्या क्या होता है। तो आप लोग ये काम करेंगे क्लास में, सारे बच्चे लोग इस वीडियो को देखने के पहले क्या करेंगे, स्किप वीडियो को नहीं करेंगे और कॉपी को लेकर के बैठेंगे और इस चैप्टर को लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सेल होता क्या है। तो सेल यहाँ पे क्या, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर हो या तो मल्टी सेलुलर हो, सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए होते हैं, सेल के ही बने होते हैं। और जितना भी फंक्शन उनके बॉडी में हो रहा होता है, सारा फंक्शन किसके द्वारा हो रहा होता है, सेल के द्वारा ही हो रहा होता है। इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट को समझते हैं कि बेसिक यूनिट क्यों कहा गया, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म को हम लोग ले करके समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, और एक साइड में हम लोग ले रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। यूनिसेलुलर है मतलब कि इसके पास क्या हो जाएगा, सिंगल सेल का बना हुआ होगा। अब इसमें क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा कि अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल है मेरे पास। अब ये सेल क्या होगा, इस सेल से डिवीजन के बाद दो और भी सेल बनेंगे। इन सेल को बोला जाएगा डॉटर सेल। तो यहाँ पे कितने डॉटर सेल बने, दो डॉटर सेल यहाँ पे बने। अब किससे बने ये डॉटर सेल, मदर सेल के डिवीजन से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे था मेरे पास, ये कैसे रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ग्रोथ के साथ साथ में, ग्रोथ और डिवीजन के साथ साथ में ये रिप्रोडक्शन कर ले रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन भी हो रहा है। अब ये सेल, जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें सेल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जितने भी इसको चलाने के लाइफ प्रोसेस का जो यूज़ किया जाएगा, मतलब फंक्शन का जो यूज़ किया जाएगा, फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, डाइजेशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ETC। सारे जो प्रोसेस हैं सारे सेल से ही किए जाएंगे। और अगर हम लोग मल्टी सेलुलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएंगे, ह्यूमन आ जाएंगे, एलिफेंट आ जाएंगे, मैंगो ट्री आ जाएगा। यहाँ भी फंक्शन कराने का सारा काम कौन करेगा, सेल ही करेगा। और स्ट्रक्चर बनाने का भी काम कौन करेगा, सेल ही करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने का काम तो सेल करता ही करता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, सेल ही होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जो क्या होता है, जो इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एबल टू परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब कि ये क्या अपने सारे फंक्शन को, इसेंशियल फंक्शन में क्या क्या आ जाए, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सारा ये क्या करेगा, खुद से ही कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर हम लोग बात को समझें तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में क्या होता है,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वही शो करेगा जिसके पास में कंप्लीट सेल होगा। और कंप्लीट सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्लीट सेल होने के लिए मेनली 3 स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। फर्स्ट में क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस का होना जरूरी है। सेकेंड मेरे पास साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। थर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स। और हम लोग फोर्थ में एक सेल मेम्ब्रेन। जिस भी सेल में ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट सेल कहलाएगा। और जिसके पास, जिस ऑर्गेनिज्म के पास में कंप्लीट सेल होगा वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। और वो अपना सारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जो भी फंक्शन करेंगे वो इसी सेल से करेंगे। लेकिन कुछ कुछ इसमें हम लोग इनकम्प्लीट सेल के भी एग्जाम्पल को यहाँ पे देखेंगे, जिनके पास क्या है, ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, इनकम्प्लीट सेल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर इनकम्प्लीट सेल होगा तो क्या होगा। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में इनकम्प्लीट सेल होता है, मतलब कि उनके पास ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ना ही उनके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, ना ही उनके पास साइटोप्लाज्म होगा, वैसे सेल को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट सेल। अगर वो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास इनकम्प्लीट सेल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास सवाल आता है कि जब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम लोग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें तो वायरस उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिनके पास जो सेल है वो इनकम्प्लीट सेल है। तो ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस हम लोग पहले ले लेते हैं। प्रोटीन के कोट से बना उनका प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये रहा जेनेटिक मटेरियल जो खुला पड़ा हुआ है, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को क्या कर दिए, इन्फेक्ट कर दिए। अब बैक्टीरिया को जैसे इन्फेक्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर भेजा जाएगा वायरस के द्वारा, और इसको क्या मिल गया, इस जेनेटिक मटेरियल को मिल गया साइटोप्लाज्म। जैसे ही साइटोप्लाज्म मिलेगा तो ये क्या होने लगे, यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो इन्वायरमेंट में मौजूद है। जब ये सेल के बाहर में है, ये बैक्टीरिया सेल के बाहर में अगर मिला, मतलब इन्वायरमेंट में है ये वायरस मेरा, जब ये वायरस इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में है तब ये होगा नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही अदर सेल के साइटोप्लाज्म में आया तो मेटाबॉलिक प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है, तो ये कैसा कैरेक्टर दिखाने लगेगा, ये लिविंग कैरेक्टर शो करने लगेगा। मतलब ये सेल क्या हो गया मेरे पास, ये सेल हो जाएगा मेरे पास लिविंग सेल। तो जिनके पास इनकम्प्लीट सेल होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे, अपने आप को, अपने सारे फंक्शन को कराने के लिए दूसरे सेल पर डिपेंड करेंगे, और ये सेल क्या कहलाएगा, होस्ट सेल कहलाएगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के डिस्कवरी के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं सेल के डिस्कवरी के बारे में। सेल का डिस्कवरी कब किया गया था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल के थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग
ईयर है मेरे पास 1665 का। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कहाँ पे देखे थे? कॉर्क सेल में सेल को देखे, और ये जो सेल था ये डेड सेल था। तो पहली बार जो सेल देखा गया वो कैसा सेल था? डेड सेल था, रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया। मतलब कि पहला जो डिस्कवरी किया गया वो सेल डेड सेल का किया गया, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये देखने में कैसा लगा? जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह दिखाई देने लगा, जैसे हनी कॉम्ब की तरह नज़र आया, कुछ ऐसा नज़र आया। ये हनी कॉम्ब लाइक शेप नज़र आ रहा है। और सारे जो कंपार्टमेंट थी, ईच कंपार्टमेंट वाज सेपरेटेड बाय ये वॉल। हमको पता है कि सेल का आउटर जो बाउंड्री होता है मेरे पास, वो आउटर जो वॉल है वो किसका बना होता है? जो आउटर वॉल होता है वो सेल वॉल का बना होता है। क्योंकि ये ओक ट्री में सर्च किए थे ना, तो प्लांट का सेल का फ्यूचर क्या होता है? सेल वॉल। प्लांट के सेल में आउटर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल का बना होता है। तो यहाँ पे सेल वॉल आ गया। अब ये सेल किससे सेपरेटेड हो गया? एक दूसरे से सेपरेटेड हो गया सेल वॉल से। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जब देखा तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म था एब्सेंट। प्रोटोप्लाज्म क्या था यहाँ पे? एब्सेंट। अब प्रोटोप्लाज्म अगर एब्सेंट हो गया तो यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो पाएगा क्या? नहीं। मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। और हमको पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है मेरे पास? लिविंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग लिविंग कैरेक्टर है मेरे पास। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग कैरेक्टर। मतलब कि मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर एब्सेंट हो गया तो सेल कैसा था? ये सेल हो गया डेड सेल। अब तक आप लोग को ये पता चल चुका है कि डेड सेल क्यों बोला गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर तो यहाँ ही टर्म्ड ईच कंपार्टमेंट एज ए सेल। ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट से एक वर्ड आया सेलुला, और इसी सेलुला वर्ड से यहाँ पे क्या आया? सेल का नाम इसका पड़ा। अब हम लोग आते हैं, इट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये पहला इंडिकेशन था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? वो सेल के बने हुए होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेल थ्योरी को यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर सेल थ्योरी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। पहला मैथायस श्रीडन और यहाँ पे क्या है? स्वान है। अगर हम लोग श्रीडन की अगर बात करते हैं तो श्रीडन जो थे वो थे बॉटनिस्ट। स्वान यहाँ पे क्या थे? जूलॉजिस्ट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं बॉटनिस्ट की, तो बॉटनिस्ट स्टडी किस में कर रहे थे? स्टडी इन प्लांट। ये प्लांट में स्टडी कर रहे थे। और अगर हम लोग स्वान की बात करेंगे तो ये स्टडी किस में कर रहे थे? स्टडी इन एनिमल। जब ये स्टडी कर रहे थे प्लांट में तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? कंपोजिशन और ऑफ सेल, या तो सेल से ही बने होते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एनिमल होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल और कंपोजिशन ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। ये ईयर है मेरे पास। स्वान जो डिस्कवरी किए थे वह ईयर था 1838 और इनका ईयर क्या था मेरे पास? 1839 का ईयर था ये। लेकिन ये कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं दे पाए। दोनों का एक ही मत था। इनसे पूछा गया कि बताइए कि मेरे पास
स्ट्रक्चर जो सेल का आ रहा है मेरे पास, तो वो स्ट्रक्चर कहाँ से आया होगा, वो सेल आया कहाँ से होगा, तो वो ये जवाब नहीं दे पाए। तो 1858 में फिर आए, विर्कू आ गया और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, इनका थ्योरी में एक ऐड किया गया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। अगर मेरे पास एक सेल है, ये सेल जब डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे, एक सेल के डिवीजन से 2 सेल बन जाएंगे। एक को कहा जाएगा, ये दोनों को कहा जाएगा डॉटर सेल, और ये सेल को कहा जाएगा मदर सेल। या तो हम लोग इसको मदर सेल को एक और चीज कह सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल क्यों बोला गया, प्री का मतलब होता है पहले, डॉटर सेल के पहले ये सेल मौजूद था और इसी के डिवीजन से क्या बना, डॉटर सेल बना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी यहाँ पे दिए कौन, रुडोल्फ विर्को ने दिया। उनका कहना था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो भी सेल मेरे पास है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया। तो यहाँ पे द पोस्टुलेट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी क्या क्या है मेरे पास, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कि स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करता है और फंक्शन कराने का भी काम करता है। सेकेंड में क्या है मेरे पास, द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, ये क्या करा रहा है, फंक्शन भी कराने का काम कर रहा है। और साथ में यहाँ पे क्या है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल होते हैं वो एराइज कहाँ से करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज करते हैं, मतलब मदर सेल से ही एराइज करते हैं। ये बात समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सेल के शेप और साइज को देखेंगे। तो सेल के शेप और साइज की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल नज़र आएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कलरफुल यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पिक्चर हमको नज़र आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे सेल के शेप और साइज का, तो ये मेरे पास क्या है, रेड ब्लड सेल है मेरे पास, कैसा नज़र आ रहा है, बाइकनकेव शेप का नज़र आएगा, ये तो राउंड नज़र आएगा। ये क्या नर्व सेल क्या है मेरे पास, हाईली ब्रांच्ड है ये। ऑस्ट्रिच क्या है मेरे पास, आइसोलेटेड एग भी इसको कहते हैं, जो कि क्या है मेरे पास सबसे बड़ा सेल का एग्जाम्पल, आइसोलेटेड सेल का एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सेल अगर हम लोग देखना चाहें तो एपिथेलियम की अगर बात करेंगे, एपिथेलियल सेल की अगर बात करते तो कैसा शेप है इसका, कॉलमनर शेप हो गया। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन ओवम की बात करेंगे, तो ह्यूमन ओवम का शेप कैसा नजर आ रहा है हमको, एस्फेरिकल शेप नजर आ रहा है। फैट सेल की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी ओवल शेप का नजर आया। रेड ब्लड सेल की अगर बात यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे कैसा शेप नज़र आ रहा है, एस्फेरिकल और बाइकनकेव शेप नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो सेल का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप जो नज़र आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका फंक्शन भी क्या होता चला जाएगा, इसका फंक्शन भी वेरी करता चला जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब ये इसका स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग समझें कि इसका फंक्शन कैसे कैसे हो रहा है। अब हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल जो है, इसको हम लोग अगले क्लास में फिर से करेंगे। आप लोग जो पढ़ाया गया उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन करके आइएगा, और जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कमेंट में चेक कर लेंगे, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा कमेंट से।